This is second class of chapter number 6, that is EMI. और कल की क्लास में हमने किया था Faraday's first law. So just to revise very briefly, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था कि मान लो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी कंडक्टिंग कॉइल को रखा हुआ है. किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक कंडक्टिंग कॉइल है and let's say this conducting coil is circular, so this is your conducting coil. इसमें से कोई अभी करंट वगैरह फ्लो नहीं कर रहा, जस्ट एक कॉइल है. और इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि कॉइल होना चाहिए, जस्ट एक कंडक्टर रखा हुआ है तुमने, वायर रखी हुई है मान लो इस तरीके से, या फिर कोई अलग शेप भी हो सकती है इसकी, इस तरीके का स्क्वायर हो सकता है ये, या फिर ये कोई रेक्टेंगल हो सकता है इसके अंदर. यहाँ पे मतलब बेसिकली कोई भी कंडक्टिंग वायर रखी हुई है, उसमें से कोई करंट अभी फिलहाल फ्लो नहीं कर रहा. तो हमने नोटिस किया कल, हमने एज इन फैराडे ने अपनी ऑब्जर्वेशंस में नोटिस किया कि इनकेस अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने पे यहाँ पे इन सारे कंडक्टिंग लूप्स में या फिर कंडक्टिंग वायर्स में एक करंट इंड्यूस हो जाता है. बेसिकली यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. अगर हम बी को वेरी करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर हम इनके एरिया को वेरी करते हैं तो भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है. अगर हम बी और एरिया के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको वेरी करते हैं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, या फिर अगर हम ए को वेरी करते हैं तो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है. सो इन नटशेल, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड थीटा या फिर ए को वेरी करें तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमने फ्लक्स को चेंज किया, क्योंकि अगर हम बी को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, थीटा को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, ए को चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा. सो वी कैन से इन शॉर्ट, अगर हमने फ्लक्स को चेंज किया तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से अगर तुम्हारा यहाँ पे सर्कुलर लूप है, सर्कुलर है, स्क्वायर है, मतलब कि क्लोज्ड शेप है, तो वहां पे एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा. ओके और अगर मान लो इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस हुई, लेट्स से दिस वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, तो यहाँ पे तुम करंट को कैलकुलेट भी कर सकते हो. योर करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस. ओके ये सारी मैथमेटिक्स हम लगा सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे. यू कैन से दीज आर द फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या फिर Faraday's laws of electromagnetic induction. So the first law of Faraday of electromagnetic induction is that whenever the magnetic flux related to a coil or a conductor changes, then an EMF is induced. Then an EMF is induced, and in case the conductor is a closed loop, then a current is also induced. And the value of this current can be given by EMF divided by resistance of the loop. This is Faraday's first law जो हमने कल की क्लास में पढ़ा. ठीक है, इसे लिखने का एक और तरीका भी है जो हमने कल देखा था कि if there is a relative motion between the coil and a magnet, then once again EMF is induced and so on. Now the second law of Faraday is, this is second law. सो फर्स्ट लॉ में तो हमने सिर्फ इतनी बात की कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा. दूसरे लॉ में उन्होंने हमको क्वांटिटेटिवली बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. सो अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, the EMF that will be induced in any of the conductor is directly proportional to कितना फ्लक्स चेंज हुआ कितने टाइम में, और इन अदर वर्ड्स rate of change of magnetic flux. या अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्सेलरेशन क्या होती है,
तो तुम मेरे को बोलोगे कि एक्सेलरेशन वो चीज होती है कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में। दैट मींस एक्सेलरेशन इज v2 minus v1 divided by t2 minus t1। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई कितने टाइम में, और इन अदर वर्ड्स कैन आई से एक्सेलरेशन इज rate of change of velocity। या सिमिलरली जो फेराडे का सेकंड लॉ था, सेकंड लॉ में उन्होंने हमको बोला दैट द अमाउंट ऑफ ईएमएफ दैट विल बी इंड्यूस्ड। फर्स्ट लॉ में हमने सिर्फ ये पता किया कि ईएमएफ इंड्यूस होगी अगर फ्लक्स चेंज हुआ, तो सेकंड लॉ हमको बताता है दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड will be directly proportional to the rate of change of magnetic flux। The rate of change of magnetic flux, this is Faraday's second law। so Faraday's second law के accordingly हमें पता चलता है कि जो EMF induce हुई वो कितनी EMF induce हुई। yes, and this EMF induce is directly proportional to the rate of change of magnetic flux। ठीक है, तो अगर हमें इसको मैथमेटिकली लिखना है तो हम लिख सकते हैं that EMF that is induced is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ओके तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा। हर बार यही होता है ना, इफ A इज प्रोपोर्शनल टू B तो हम बोलते हैं कि A इज इक्वल टू K टाइम्स B। और ये K की वैल्यू कहां से आती है? K की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली आती है। हमें देखना पड़ेगा, जैसे मान लो अब जो न्यूटन थे, ठीक है, तो न्यूटन ने ये नहीं बोला, न्यूटन ने सीधा नहीं बोल दिया F इज इक्वल टू GMM बाय R स्क्वायर। उन्होंने ये बोला दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। फिर उन्होंने बोला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। तो यहां से निकल के आया दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय R स्क्वायर। फिर इसको इक्वेट करने के लिए हमने बोला F इज इक्वल टू K m1 m2 बाय R स्क्वायर। उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद यहाँ पे K की वैल्यू निकल के आई, और उस K की वैल्यू जो निकल के आई उसको हमने बोला 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। फिर हमने बोला कि ठीक है यार, ये कांस्टेंट हमेशा इतना ही रहता है, इसको हम बोलते हैं G। दिस इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आइडियल तरीका ये है ना किसी भी क्वेश्चन को डिराइव करने का। तो यहां पे हमारे पास आ गया कि जो ईएमएफ हमारी इंड्यूस हुई है, दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहां पे इसको इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईएमएफ विल बी इक्वल टू के टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, फिर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, दैट k की वैल्यू वाज 1। वैल्यू ऑफ k वाज 1। तो यहां से हमने बोला दैट EMF इज एक्चुअली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट होगा, EMF इज इक्वल टू दैट रेट। इतनी वोल्टेज, इतना EMF प्रोड्यूस होगा। Rate of change of magnetic flux is the amount of EMF which will be produced। And to be very precise, ठीक है, एक बार तुम यहाँ पे लिख लो K की वैल्यू 1, लेकिन एक्चुअली में जो K की वैल्यू आती है ना वो होती है -1। ठीक है, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो कहीं पे कि ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है, EMF का। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF which is produced। एक्चुअली में जो रियल सेंस में K की जो वैल्यू आती है दैट इज -1।
ओके ये कई बार तुमको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मान लो तुमको आईआईटी जेईई में बहुत प्रिसाइजली क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ईएमएफ इज इक्वल टू के इनटू डीडीटी ऑफ 5m, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो अगर ऑप्शंस में -1 भी दे रखा है देन -1 इज द राइट आंसर, लेकिन जस्ट मैग्नीट्यूड के लिए यू कैन से दिस इज 1। अभी हम इसी इसी क्लास में आगे बात करेंगे कि ये -1 कहां से आया। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके लेंस लॉ वगैरह, वहां पे हम देखेंगे ये -1 कहां से आ रहा है। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो ईएमएफ तुमको पता चल गया, ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें यार वही चीज आ गई, जैसे हम बोलते थे ना एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होती क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी निकालते थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे। सिमिलरली योर ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे तुम्हें अगर एवरेज ईएमएफ निकालना है, दैट एवरेज ईएमएफ विल बी गिवन बाय ये जो हमने लिख रखा है, ये है एवरेज ईएमएफ डीडीटी ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज एवरेज एवरेज ईएमएफ। लेकिन अगर तुम्हें किसी पॉइंट इन टाइम इंस्टेंटेनियस अगर तुमको ईएमएफ निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक अ लिमिट ऑफ दिस लिमिट वेयर t is tending to 0 ddt of 5m। ओके, ये भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वहां पे जाके ये बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये जस्ट लाइक वेलोसिटी है, जिस तरीके से तुम्हारा वेलोसिटी वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली योर ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें भी एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ तुमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो यार दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो हो सकता है पहले सेकंड रेट ऑफ चेंज उसका 2 हो, दूसरे सेकंड रेट ऑफ चेंज 3 हो, चौथे सेकंड रेट ऑफ चेंज 4 हो, पांचवें सेकंड रेट ऑफ चेंज बढ़ता जाए इस तरीके से। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं 0 से लेके 10 सेकंड तक कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो तुम क्या करोगे, इन सारे रेट ऑफ चेंजेस का तुम मीन निकाल दोगे। ये हमने किया यहाँ पे। ठीक है, दैट मींस फाइनल ईएमएफ इनिशियल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं कि चौथे सेकंड पे exactly at 4 seconds what was the value of EMF या फिर what was the value of rate of change of flux, तो उस केस में तुम्हें लिमिट लेके निकालना पड़ेगा उसको डिफरेंशिएट करके। ओके, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं इसका। सो सपोज इफ मैग्नेटिक फ्लक्स associated with the coil varies with time। ओके ओके, ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स is equal to let's say 6t square plus 3t plus 4। अगर इस तरीके से तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, then the question is find induced current in this coil। You have to find the induced current in this coil at t is equal to 2 seconds if resistance of the coil is 10 ohm। Okay, please 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो इसका मतलब जो तुम्हारा ईएमएफ होगा, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यू कैन से दिस इज डी ऑफ 6t² प्लस 3t प्लस 4। और अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक, जो तुम्हारा ईएमएफ यहां पे निकल के आएगा, दैट ईएमएफ विल बी इक्वल टू 12t प्लस 3, राइट? सो ईएमएफ दैट इज प्रोड्यूस्ड इज 12t प्लस 3। अब तुम देखो ये ईएमएफ ना कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि पहले सेकंड कुछ ईएमएफ बन रहा होगा, दूसरे सेकंड ईएमएफ ज्यादा बन रहा होगा, तीसरे सेकंड और ज्यादा इंड्यूस हो रहा होगा, चौथे सेकंड ईएमएफ बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। हमें कैलकुलेट करना है ईएमएफ 2 सेकंड पे। तो 2 सेकंड पे व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड, तो तुम 2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। सो ईएमएफ एट second is 12 into 2 plus 3 which is equal to 24 plus 3 which is equal to 27. Okay, now resistance of the coil is given to you as 10 ohm. So current will be equal to induced EMF divided by resistance, that is equal to 2.7 ampere. Okay, please give me a thumbs up अगर समझ में आया तो। Okay, चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। Okay, so a conducting coil is kept with its plane perpendicular to a magnetic field. Okay, with its plane perpendicular to a magnetic field. When this coil is rotated about one of its diameters, when this coil is rotated around one of its diameters,
will the EMF be induced or not? अगर हमने इसको अपनी एक डायमीटर के अराउंड रोटेट कर दिया तो क्या इस केस में ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं? इस क्वेश्चन को साथ में हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने बोला कि एक कंडक्टिंग कॉइल है जिसका प्लेन परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मतलब अगर हम कंडक्टिंग कॉइल को इस तरीके से रख दें, ये कंडक्टिंग कॉइल का प्लेन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब कि हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ले सकते हैं इनटू द पेपर या फिर आउट ऑफ द पेपर, किसी भी तरीके से। इस इनटू द पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पेपर में हमने एक कंडक्टिंग कॉइल को रखा हुआ है। तो इस समय पे हमें चेक करना है कि ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं। ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जस्ट ये देखना है कि क्या फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं, क्योंकि अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। वी नो दैट ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब फ्लक्स विल चेंज। तो हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या फ्लक्स चेंज हुआ या नहीं। और मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीजों से बनता है, ये बनता है बी से, ये बनता है ए से, ये बनता है कॉस ऑफ थीटा से। यहाँ पे बी तो चेंज हो नहीं रहा है, ये तो मेरे को कुछ दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में कि बी चेंज हो रहा है। एरिया भी इसका बिल्कुल भी चेंज हो नहीं रहा, ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। थीटा चेक कर लेते हैं, क्या थीटा चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले तो ओरिजिनली थीटा क्या है, अगर ये तुम्हारा सरफेस है तो इस केस में एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर विल बी आउट ऑफ द पेपर और इनटू द पेपर। सो मैग्नेटिक फील्ड भी इनटू द पेपर है, एरिया वेक्टर भी इनटू द पेपर है, दैट मींस इन द बिगिनिंग योर थीटा वाज इक्वल टू 0 डिग्रीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमने इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया अबाउट वन ऑफ इट्स डायमीटर्स। लेट्स से हमने इसको इस डायमीटर के अक्रॉस ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया। तो जब मतलब कि हम इसको यहां से पुश कर रहे हैं और यहां से पुल कर रहे हैं, यहां से पुश कर रहे हैं और यहां से पुल कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने इस कॉइल को घुमाना स्टार्ट कर दिया, कैन यू सी दैट द एरिया वेक्टर विल बिकम समथिंग लाइक दिस, है ना। मैं 3D में बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन अभी तो एरिया वेक्टर बिल्कुल ऊपर है या फिर अंदर है। जब हमने इसको घुमा दिया थोड़ा सा, तो एरिया वेक्टर थोड़ा सा घूम जाएगा, और अगर एरिया वेक्टर थोड़ा सा घूम गया तो एरिया वेक्टर का एंगल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ थोड़ा सा बन जाएगा। मतलब तुमने अगर इसको थोड़ा सा घुमाया, then your theta will change from 0 to let's say 5 degrees. So if your theta changes from 0 to 5 degrees, your cos theta changes from 1 to, oh sorry, then your cos theta changes from 1 to 0.9. Okay, अगर तुम्हारा थीटा 0 से कुछ डिग्री हो रहा है, 0 से 5 डिग्री भी हो गया, तो इस केस में मतलब क्या होगा, तुम्हारा cos थीटा 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा cos थीटा 1 से थोड़ा सा कम हो गया, तो उस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, योर मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज। और अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है, मतलब कि देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकॉज ऑफ विच एन ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ओके, क्वेश्चन में तुमको ये भी पूछा जा सकता था कि अगर हम ये करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। हमने उसका भी आंसर इसी क्वेश्चन में दे दिया, दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज, क्योंकि बिगिनिंग में एंगल वाज 0 डिग्री, तो कॉस ऑफ 0 मैक्सिमम होता है 1। तो बिगिनिंग में मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी इंटू ए इंटू 1। बाद में जाके क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ सम एंगल। तो बाद में जाके मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, चलो जी एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके लिए तुम्हें अच्छे से टाइम दिया जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं सोच रहा हूं इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा एडिटिंग कर दें। सो दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। Okay, so the first line is, a conducting coil is kept
with its plane perpendicular to a magnetic field. Okay, मैं पीछे से मिटाना स्टार्ट करता हूँ या okay, so this is question number 3. यहां पे तुम लिख सकते हो a large or you can say a very large circular a very large circular conducting coil. A very large circular conducting coil is kept with its plane perpendicular to a magnetic field 5 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 5 टेस्ला. मैं सिर्फ वो लिख दूं क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैं सीधा बी लिख रहा हूं बी 5 टेस्ला. So there is a very large circular conducting coil. It's kept with its plane perpendicular to a magnetic field of 5 Tesla. Okay. Then what happens is कि ये जो बहुत बड़ी हमारी कंडक्टिंग कॉइल है ना इसका रेडियस श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है. If radius of the coil starts to shrink at a rate of 1 centimeter per second. 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस कम हो जाता है. अब तुम दिमाग लगा लो ऑलरेडी कि अगर रेडियस कम हो रहा है तो एरिया भी कम हो रहा होगा, है ना. So if the radius starts to shrink at a rate of 1 centimeter per second, you have to find the EMF induced at the moment when the radius will be 10 centimeter. You have to find the EMF induced at that moment when the radius of the coil will be 10 centimeters. Okay. एक बार क्वेश्चन लिखते हैं फिर इसको देखेंगे किस तरीके से इमेजिन करना. So you have to find EMF value of EMF induced in the coil when radius of the coil is 10 centimeters. ओके एक बार क्वेश्चन को समझते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है. एक तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है बहुत बड़ी. यहाँ पे तुम्हें बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हारा जो ये दे रखा है सर्कुलर लूप, दैट सर्कुलर लूप इज वेरी वेरी लार्ज. ओके सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी तुमको दे रखी है. दिस इज 5 टेस्ला. और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा तुम्हारे पास सर्कुलर लूप है. इसका रेडियस फिलहाल काफी ज्यादा, तुम लगा लो ये रेडियस है 100 सेंटीमीटर. और इसको किस तरीके से रखा हुआ है. once again same thing, its plane is perpendicular to the magnetic field. तो magnetic field is into the paper, इसका plane is like this. तो इसका जो area vector होगा, area vector will also be into the paper. That means theta will be equal to 0 degrees. That means cos theta will be equal to 1 degrees. Okay. So cos थीटा तो हमने फिगर आउट कर लिया. तो मतलब इसका अगर हमको ईएमएफ निकालना है और किस टाइम पे ईएमएफ निकालना है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो हमारा रेडियस है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर दिया. मतलब कि एरिया कम होना स्टार्ट हो गया. तो अगर एरिया कम होना स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ऑब्वियसली, बिकॉज यू नो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी इंटू ए, बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा. यहां पे तुम्हारा कॉस थीटा तो 1 ही हो गया और b तुम्हारा दे रखा है b इज 5 इंटू एरिया इज 5 पाई आर स्क्वायर. ओके
So magnetic flux is 5 pi r square. और अगर तुमको EMF इंड्यूस्ड निकालनी है, EMF induced is rate of change of magnetic flux, which is equal to rate of change of 5 pi r square. तो इसको तुम लिख सकते हो rate of change of 5 pi r square. Okay, rate of change of 5 pi r square. हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लें. So EMF induced will be rate of change of 5 pi r square. तो यहां से हम 5 pi को कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ आर स्क्वायर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ आर स्क्वायर, इसे कैलकुलेट करने का क्या तरीका है. हमें तो dr बाय dt दे रखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमको दे रखा है, लेकिन यहां पे आ गया आर स्क्वायर. तो अब तुम्हें थोड़ा सा अपना डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे. तो अगर तुमको दे रखा है कि dx बाय dt, इसकी वैल्यू दे रखी है मान लो 5, और क्वेश्चन में तुमसे पूछ लिया गया ddt ऑफ फंक्शन ऑफ x. सो ddt ऑफ अ फंक्शन ऑफ x, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt. Yeah, this will be equal to 5 times differentiation of function of x. तो यहां पे तुम्हारे पास है 5 pi into ddt of r square. So can I write this is 5 pi into differentiation of the function, that is 2r, r square की differentiation 2r, multiplied by dr by dt. Okay, सो अब तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसान रह गया. अब तुम्हें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और तुम्हें थोड़ा सा यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है सब कुछ. सो यू कैन से दैट EMF इंड्यूस्ड विल बी 5 pi into 2r को मैं लिख रहा हूं 10 into pi into r. ये सारी चीज हमको कब कैलकुलेट करनी है, when r is equal to 10 centimeters. So I will plug in here 10, और मैं ऐसे यूनिट में इसको लिखूंगा 10 by 100. Okay, multiplied by ddt of r, that means rate of change of radius, which is equal to 1 centimeter per second. That means ऐसा यूनिट में इतना. So EMF that is induced will be equal to pi by 100 volt. Okay, this was all in the second class of this chapter. So आज थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सेकंड क्लास, और आज हमने पढ़ा फैराडेज सेकंड लॉ. कल हमने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ, और फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या था कि जब भी कभी भी किसी कॉइल के साथ या फिर कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर वो फ्लक्चुएट करेगी तो उसमें एक EMF इंड्यूस होगा. और आज की क्लास में हमने पढ़ा कि ये जो EMF इंड्यूस होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो इसको हमने इक्वल करने के लिए एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रखा, और उसकी वैल्यू आ गई, मैग्नीट्यूड आ गया उसका 1. ठीक है, इसकी हम बाद में बात करेंगे. -1 क्या चीज है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लेंज़ेस लॉ. लेंज़ेस लॉ,
लेंजेस लॉ बेसिकली तुमको बताएगा कि ये जो इंड्यूस्ड करंट बन गया ना लूप में, लेंजेस लॉ बताएगा ये जो इंड्यूस्ड करंट बना है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो उस केस में हम देखेंगे ये -1 है या +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हें एवरेज ईएमएफ निकालना है तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर तुम्हें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है तो हम उसकी लिमिट लेके टी को 0 पुट करेंगे। एंड देन वी डिड सम क्वेश्चंस ऑफ द सेम। पहले हमने एवरेज के बारे में एक क्वेश्चन किया, फिर उसके बाद हमने 2 क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के बारे में किए। राइट, तो आज की क्लास में बस इतना ही था। प्लीज जाने से पहले गिव मी अ थम्स अप अगर सब कुछ क्लियर था। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लेंजेस लॉ। सो लेंजेस लॉ हमको बताएगा, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ने हमको क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। फर्स्ट लॉ ने हमको सिर्फ इतना बताया। सेकंड लॉ ने हमको क्या बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। सेकंड लॉ ने हमको मैग्नीट्यूड बताया। अब थर्ड लॉ हमको बताएगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ जिसकी वजह से ये करंट इंड्यूस हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? ये थर्ड लॉ नहीं है, ठीक है, मैंने शायद थर्ड लॉ बोल दिया ना, है ना। ये थर्ड लॉ नहीं है, ये लेंजेस लॉ। ओके, सो बेसिकली 3 चीजें हैं। एक तो फर्स्ट लॉ ने हमको सिर्फ ये बताया कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, हमें सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा बताया फर्स्ट लॉ ने। फिर सेकंड लॉ ने हमें क्वांटिटेटिवली बताया कि अगर कितना फ्लक्स चेंज हुआ, उस फ्लक्स चेंज होने पे कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कि सेकंड लॉ ने हमको दिया मैग्नीट्यूड। अब जो लेंजेस लॉ है, ठीक है, ये थर्ड लॉ नहीं है, मैंने शायद थर्ड लॉ बोल दिया था। सो दिस इज लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ हमको अगली चीज बताएगा कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिसकी वजह से यहां पे एक करंट इंड्यूस हुआ है, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सो दिस विल बी द लेंजेस लॉ। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और कल